हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर जो कि 11th का चैप्टर है एंड दैट इज़ सेल बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं सेल बायोलॉजी की बात करता हूँ तो सेल बायोलॉजी में एनसीईआरटी दो चैप्टर्स देते हैं, दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल। हम लोग पहले डील करते हैं कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल साइकिल पढ़ने से पहले हमें सेल की कुछ बेसिक्स एंड एडवांस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि भाई साहब सेल क्या है, सेल क्या है। अगर मैं बात करूं कि सेल की एक सिंपल डेफिनेशन की बात करता हूं तो सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, हर इंसान, हर जानवर, हर एक छोटी चीज़ कंपोज्ड होती है सेल की, एंड वही सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट की तरह काम करता है। ठीक है। एंड सेकंड लाइन यही लिखी गई है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। हाथी कुछ भी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, मैं हूँ, कोई और हो, वो सारा एक ऑर्गेनिज्म हमेशा एक सेल से कंपोज्ड होता है। ओके। अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ कि सम ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड सम विथ मेनी सेल्स। देखिए, अगर कुछ ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल एक ये ऑर्गेनिज्म है ए एंड एक ये ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बी। एक ऑर्गेनिज्म जो ए है उसके पास एक सिंगल सेल है एंड एक ऑर्गेनिज्म जो कि बी है उसके पास मेनी सेल्स है। तो हम इसकी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, अ सिंगल सेल कंपोजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। हम अगर नेक्स्ट स्लाइड्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। देखिए, मैं अगर बात करता हूँ यूनिसेल्युलर की और मैं अगर बात करता हूँ मल्टी सेल्युलर की, तो यूनिसेल्युलर आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड मल्टी सेल्युलर्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। अगर मैं यूनिसेल्युलर की बात करता हूँ तो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का है। ठीक है, बैक्टीरिया। और अगर मैं मेनी सेल्स की बात करता हूँ, मतलब मल्टी सेल्युलर की बात करता हूँ, यानी कि हम एनिमल्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, एनिमल्स एक्सेट्रा, दे आर ऑल मल्टी सेल्युलर। ठीक है। एनसीईआरटी स्टार्ट करता है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अगर हम इसे ऐसे समझते हैं, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ देखिए एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपने सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल से परफॉर्म करता है, एक सिंगल सेल से परफॉर्म करता है। ठीक है, दैट मीन्स वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, एक सिंगल सेल से अपने सारे इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट मीन्स वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए हमने पहली लाइन ये करी है कि दैट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म शोज इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। जैसा कि अभी हमने समझा कि एक सिंगल सेल सारे परफॉर्म एक अपने सेल से करता है, इसलिए वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सिंगल सेल इज इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, सिंगल सेल आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। ठीक है। अब देखिए, एक सिंगल सेल सारे परफॉर्म कर रहा है अपने फंक्शंस, एक सिंगल सेल अपने सारे परफॉर्म कर रहा है क्या, फंक्शंस। तो इसलिए एक यूनिसेल्युलर, इन द सेंस यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल। ठीक है, एक छोटा छोटा बात समझा रहे हैं बेटा। ठीक है, कि जो यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, तो जितने भी सिंगल सेल यूनिसेल्युलर जो है वो परफॉर्म करते इसेंशियल फंक्शन ऑफ अ लाइफ विथ अ सिंगल सेल। ठीक है। तो हमने एनसीईआरटी की जो लाइन है वो यहाँ पर लिखी है कि दैट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट चलता हूँ, अगर मैं नेक्स्ट चलता हूँ तो एनसीईआरटी की एक बहुत अच्छी लाइन है, एनसीईआरटी लाइन है
ठीक है, एनसीईआरटी ये बोलती है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये लाइन बेसिकली वायरस के लिए लिखी गई है। देखिए, एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको। अगर एक कंप्लीट सेल चाहिए आपको, ठीक है, इफ़ यू वांट मेक अ कंप्लीट सेल, आपको 3 चीज़ रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म, second is cell membrane, and third is genetic material that may be RNA और DNA। इनमें से कोई सा भी हो सकता है। जैसे कि एनसीईआरटी कह रही है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। मैंने बोला ये लाइन वायरस के लिए है और आपने पूछा बट वाई सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसका रीज़न है, जो वायरस है उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, एंड एज वी नो दैट साइटोप्लाज्म इज द एरिना of cellular activities, and as we know that a virus is linkage between non-living and living। हमें पता है कि जो वायरस है वो ना तो लिविंग में आ रहा है ना कि नॉन लिविंग में आ रहा है, बट जब वायरस को होस्ट बॉडी मिलती है, जस्ट लाइक अभी कोविड चल रहा है बेटा, तो वायरस को जब होस्ट बॉडी मिलती है तो उसे सेल साइटोप्लाज्म मिल जाता है, ठीक है, एंड देन इट बिहेव्स लाइक अ लिविंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी कह रही है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स वायरस के पास में साइटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है, तो वो अपने सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर साइटोप्लाज्म होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया सेल जो है उसके पास ये तीनों चीज़ होती है, तो वो एक होस्ट के बिना भी जी सकता है, बट वायरस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनी होस्ट, ठीक है। सिंपल सी बात करते हैं कि वायरस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एनी होस्ट, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, मतलब मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो ये एक एनसीईआरटी जो लाइन है वो सिर्फ वायरस के लिए है, कि जैसा भी हमने पढ़ा कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, और कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या आता है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल, मे बी DNA, मे बी RNA ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंस लिविंग। मतलब एक भी चीज़ यहाँ से मिस होती है तो वो सेल की इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं करता। समझ गए? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि हिस्ट्री ऑफ सेल, कि भाई सेल के बारे में किन किन ने बताया, कौन कौन आया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी ने सबसे पहले बताया कि जो फर्स्ट सेल था वो डिस्कवर्ड हुआ था रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इन्होंने कॉर्क सेल में देखा था। कॉर्क सेल इज यूज्ड टू बी सी लाइक दिस। ठीक है, बट जो उन्होंने सेल डिस्कवर करा था, जो कि फर्स्ट सेल था, वो एक डेड सेल था, वो एक डेड सेल था। तो आपसे पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल, तो आप रॉबर्ट हुक कह सकते हैं। एंड आपसे पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट डेड सेल, तो वो भी आप रॉबर्ट हुक बोलिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन अ कॉर्क सेल एंड दैट वॉज अ डेड सेल। बट डेट था भाई साहब, लिविंग किसने ढूंढा? अब आपने तो डेट ढूंढ लिया, लिविंग बताइए। तो जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड हुआ था, उन सर एंटन वॉन लीवेनहॉक, सर एंटन वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया था। अगर मैं थर्ड एंड बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं बात करता हूँ कि थर्ड साइंटिस्ट कौन थे, तो थर्ड साइंटिस्ट वॉज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक
एंड रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड करा था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन साइंटिस्ट है। पहले बात याद रखना कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड फर्स्ट डेड सेल, है ना। देन एंटन वॉन लीवनहॉक, उन्होंने एक लिविंग सेल डिस्कवर करा जो भी फर्स्ट था। एंड रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई साहब अब कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसने थ्योरी दी होगी कि आप सेल की थ्योरी दे दे, जैसे हमने पढ़ा है, हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हर चीज़ की थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो दो जन थे, ठीक है, दो महान साइंटिस्ट थे, है ना, दो महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था, पहले साइंटिस्ट मैथियास श्लीडन। एनसीईआरटी ने ईयर मेंशन करा है, प्लीज़ नोट करके रखिएगा, 1834 मैथियास श्लीडन, ठीक है। वो एक बॉटनिस्ट थे, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। एंड ही एग्जामाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ लाइफ different kinds of cell which performs the tissue of the plant। हमने शायद पढ़ा है कि जो सेल है, when cell combines together they form tissues, फिर ये टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, फिर ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड देन ये ऑर्गन सिस्टम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाती है, ठीक है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो स्लीडन साहब ने क्या करा, ये एक पहली बात तो एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने एग्जामाइन करा किसको, प्लांट पे। अब जाहिर से बात है कि भैया बॉटनिस्ट थे तो आप प्लांट पे पढ़िएगा, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट को एग्जामाइन करा और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे कंपोज्ड होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से, और वो सारे सेल एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है सर। अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जो कि एक महान साइंटिस्ट थे, थियोडर श्वान। प्लीज़ ये डेट याद रखिएगा, 1939, एक साल बाद, ठीक है। श्वान साहब एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट ये शो कर रहा है कि भाई साहब उन्होंने एनिमल्स पे स्टडी करी थी, और जाहिर से बात है उन्होंने बोला कि उन्होंने ये करा कि भाई साहब दैट एनिमल सेल हैड अ थीन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल्स है उनके पास एक आउटर लेयर होती है और उसे आज बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे ये भी पूछा गया कि हु डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आप क्या बोलोगे, थियोडर श्वान, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल प्लांट, ठीक है। अब इन्होंने एग्जामाइन करा तो इनको एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं दिखी और प्लांट सेल में सेल वॉल थी। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दी कि दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। ओके बेटा, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, आगे की बात करता हूँ, तो जो श्वान साहब, थियोडर श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट अ बॉडी ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। हाइपोथेसिस सिंपल था कि जो एनिमल और प्लांट बॉडी है वो कंपोज्ड होती है सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। एनसीईआरटी यही कह रही है कि श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ओके, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। बट कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे, है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई साहब ऐसा क्या हुआ, कुछ ड्रॉबैक्स थे कि जिस वजह से आप सेल थ्योरी नहीं चली, ठीक है। अब हम उस ड्रॉबैक की बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, श्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन्होंने दोनों ने फॉर्मुलेट करी सेल थ्योरी, और छोटू ये कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। बट आप ये तो बता दीजिए कि भैया वो सेल आया कहाँ से है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक बन गया इनका, कि ड्रॉबैक ये बना था कि दे अनेबल टू एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, ठीक है। तो फिर उनके बाद एक महान साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉडोल्फ विल्चो। नीट में अभी तक
बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चंस, प्लीज़ ये डेट जरूर याद करना, 1855, ठीक है। तो अब हम समझते कि रॉडोल्फ विल्चो आए तो उन्होंने क्या बोला। जब उनसे पूछा गया कि भैया आप बताइए कि आप ये तो बता नहीं पा रहे हो कि भैया सेल कहाँ से, आपने सेल के बारे में बता दिया, ठीक है ना, कि ऑल एनिमल्स एनिमल बॉडी प्लांट बॉडी आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। अच्छा ठीक है, आपने ये बता दिया स्वान साहब, थ्रिडर साहब, अब ये तो बता दीजिए कि भैया सेल आया कहाँ से, कि भैया न्यू सेल कैसे फॉर्म होता है। तब महान साइंटिस्ट आए रॉडोल्फ विल्चो 1855 में, उन्होंने अपनी भाषा में एक बात बोल दी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जस्ट लाइक अ मंत्र उच्चारण, ठीक है। उन्होंने बोल दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ए सेलुला, ठीक है। ही टोल्ड ओमनिस सेलुला ई सेलुला। नीट में आने वाला एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज। अब हम इसकी इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो भाई साहब इन्होंने ये बोला था कि ही एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पुराने, ठीक है, पुराने सेल। तो ही टोल्ड दैट कि दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब समझे, पुराने सेल, ठीक है। मैं एक डायग्राम से यहाँ शो करता हूँ आपको कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है जो कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है पुराना। जब ये डिवीजन करता है, जब ये डिवीजन करता है तो एक न्यू सेल, दो न्यू सेल अराइज करते हैं, न्यू सेल। तो जो लाइन इन्होंने बोली थी ओमनियस सेलुला ई सेलुला, दैट मीन्स एक्सप्लेन्ड दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जो न्यू सेल है दे आर फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। देन ये एक लास्ट आंसर मिला कि भाई साहब न्यू सेल कैसे अराइज होते हैं, जो कि रॉडोल्फ विल्चो साहब ने दिया था। फिर इसके बाद में ये सेल थ्योरी कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद में सेल थ्योरी कंप्लीट हुई एंड द सेल थ्योरी आर टुडे अंडरस्टूड एज फर्स्ट पॉइंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। किसने बोला था? श्लीडन एंड स्वान ने। एंड ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, किसने बोला था? रॉबर्ट विल्चो ने, ठीक है। तो ये पॉइंट शीडन एंड स्वान ने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बोला था? रॉडोल्फ विल्चो का, ठीक है। ड्रॉबैक हमें पता है शीडन एंड स्वान का क्या था कि उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि जो न्यू सेल है वो कहाँ से आए थे, प्रकट तो हुए नहीं। तो आप ये बता दीजिए न्यू सेल कहाँ से आए थे, तो उसका आंसर आपको किसने दिया? रॉडोल्फ विल्चो ने। कहाँ, कब? 1855। एनसीईआरटी ने हाईलाइट करके लिखा है 1855, नीट में आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं कुछ ओवरव्यू की बात करता हूं कि सेल की आप ओवरव्यू की बात कर दीजिए। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि साइज ऑफ सेल्स, कि सेल्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल होते हैं, हमें पता है बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो आप शायद साइज बता दीजिए, शेप बता दीजिए, अलग अलग टाइप के सेल की शेप बता दीजिए, तो हम थोड़ा बहुत समझ लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले साइज ऑफ सेल की बात करते हैं। कुछ हमने पूछा स्मॉलेस्ट सेल, हमने पूछा स्मॉलेस्ट सेल, तो हम आंसर देंगे माइक्रोप्लाज्म, ठीक है। हम बोलेंगे माइक्रोप्लाज्म, आप इसकी माइक्रोप्लाज्म, ठीक है, माइक्रोप्लाज्म। हमने पूछा पीपीएलओ का कितना है, तो मैंने बोला ये अबाउट 0.1 माइक्रोन, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ माइक्रोप्लाज्म की तो कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। अब एक बात है कि भाई साहब इन्होंने तो बोल दिया 0 to 3 माइक्रोमीटर और पीपीएलओ का आपने बोल दिया 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोन पूछ लिया। अगर एनसीईआरटी या नीट या कुछ भी कोई सी भी एग्जाम आपसे पूछता है कि भैया आप स्मॉलेस्ट सेल बता दीजिए, तो आप किसका आंसर लगाएंगे? सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आंसर, या आप ये लगा लो माइक्रोप्लाज्म लगा लो या पीपीएलओ लगाओ। हर स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज़ होता है, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि एक फैमिली है XYZ, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं A, B, C, D, है ना। तो जस्ट लाइक माइक्रोप्लाज्म एंड पीपीएलओ आर बिलोंग्स टू सेम फैमिली, ठीक है ना। तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है
कि एक 0.023 माइक्रोमीटर होता है और एक अबाउट 0.1 माइक्रोम होता है, ठीक है। अगर मैं एक टिपिकल बैक्टीरिया की बात करता हूँ, उसके साइज़ की बात करता हूँ, तो टिपिकल बैक्टीरिया सेल होती है 1 to 2 माइक्रोमीटर, 1 to 2 माइक्रोमीटर। अगर मैं वायरसेस की बात करता हूँ तो वायरसेस का आता है कि 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर। ओके बेटा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ कि जो ह्यूमन आरबीसीज है, ह्यूमन आरबीसीज आर 7 माइक्रोमीटर अप्रॉक्स, 7 माइक्रोमीटर। बट याद रखना कि ह्यूमन मैच्योर आरबीसी की बात कर रहा हूँ, मैच्योर आरबीसी इट्स अबाउट 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। अगर मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करता हूँ, अगर मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करता हूँ तो लॉन्गेस्ट सेल में आता है आपका नर्व सेल, नर्व सेल, नर्व सेल। डू यू रिमेंबर दिस? नहीं हो तो याद कर लो, एक रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा बहुत सिंपल है, बेसिक नॉलेज है आपके, ठीक है। अगर मैं लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल की बात करता हूँ, यहाँ पर एक वर्ड है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? अकेला, दुखेला, अकेला। तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल की बात करूँ, एक सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करूँगा तो ये है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ शेप ऑफ सेल्स की, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल, आरबीसीज, ठीक है। रेड ब्लड सेल, आरबीसीज। तो जो रेड ब्लड सेल है वो राउंड और बाइकॉन्केव होता है। याद रखना, राउंड आर इमेच्योर आरबीसीज एंड बाइकॉन्केव्स आर मैच्योर आरबीसीज, ठीक है। आपसे पूछा गया कि भैया आप इमेच्योर आरबीसीज का साइज वो शेप बताइए, तो आपको राउंड लिखना है। आपसे पूछा गया कि मैच्योर आरबीसीज का बताइए, तो आपको बाइकॉन्केव लिखना है, ठीक है। समझ गए? हम बात करते हैं डब्ल्यूपीसीज की, तो डब्ल्यूबीसी डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, सो दे आर अमीबॉइड इन शेप। अमीबा देखा है कैसा भी स्ट्रक्चर, अमीबॉइड स्ट्रक्चर, तो ये डब्ल्यूबीसी शो करता है अमीबॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कॉलमनर इपिथेलियल सेल, तो कॉलमनर इपिथेलियल सेल को लॉन्ग एंड नैरो शेप में देखा गया है, लॉन्ग एंड नैरो शेप में देखा गया है। अगर मैं बात करता हूँ नर्व सेल को, तो नर्व सेल्स आर ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, नर्व सेल्स आर ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। अगर मैं ट्रैकीड्स की बात करता हूँ तो दे आर इलोंगेटेड। अगर मीजोफिल सेल्स की बात करता हूँ जो कि प्लांट में मौजूद होती है, तो दे आर राउंड एंड ओवल, तो दे आर राउंड एंड ओवल, ठीक है। एक लाइन लिखता है एनसीईआरटी कि जो शेप ऑफ सेल वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जितने भी शेप अभी हमने पढ़े, दे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, दे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप, डिफरेंट फंक्शन, राइट। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है, तो मैंने एक लाइन लिखी, दे मे बी डिस्क लाइक, क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल, कॉलमनार, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर, ठीक है। जैसा भी लाइन था कि शेप ऑफ सेल वेरीज विद द फंक्शन दे परफॉर्म, दैट मीन्स इट मे बी ऑफ एनी काइंड ऑफ शेप बट द फंक्शन शुड बी डिफरेंट, एंड जैसा डिफरेंट फंक्शन होगा वैसा ही डिफरेंट शेप होगा, ठीक है। अरे यार, ठीक है। अगर मैं टाइप्स ऑफ सेल की बात करता हूँ कि भैया कितने टाइप के सेल होते हैं, तो पहला आता प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा आता यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूँ और यूकैरियोटिक सेल की बात करता हूँ, तो प्रो और यूकैरियोटिक, ठीक है, ठीक है। हमने देखा डिफरेंस है ये बेटा, याद करना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट, एंड यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस जो है यहाँ पर प्रिमिटिव, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड्स एंड इंसिपिटेट न्यूक्लियस। आपसे इन चारों लैंग्वेज में पूछा जा सकता है कि भाई प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें न्यूक्लियस कैसा पाया जा सकता है? प्रिमिटिव, जीनोफोर, इंसिपिट्स, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड्स,
ओके, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली आर एब्सेंट। आपको पता है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज माइट बी गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं यही यूकैरियोटिक की बात करता हूँ तो यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट, मतलब यहाँ पर गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट हो सकता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, और यहाँ पर भी यूकैरियोटिक्स में भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट, बट यहाँ पर हमको पता है कि राइबोसोम्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स आर ऑफ 70 एस एंड यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स मे वेरी विथ 70 एस एंड 80 एस, मे वेरी विथ 70 एस एंड 80 एस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जो कंपार्टमेंट, एक वर्ड है कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब जैसे कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत अच्छे से दिया गया है कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, सॉरी यूकैरियोटिक में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी, उसका कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, वहीं यूकैरियोटिक में कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। हाँ देखिए बेटा, प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट होता है, ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा है, और माइनस एंटी का मतलब होता है एब्सेंट। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप यहीं से बना लीजिए, हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल आर प्रेजेंट एंड यहाँ पर भी सेल वॉल प्रेजेंट बट मे बी एब्सेंट। यूकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट बट मे बी एब्सेंट। अगर मैं सेल वॉल की बात करता हूँ तो प्रोकैरियोटिक में सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, वेयर एज अगर मैं बात करता हूँ तो यूकैरियोटिक में कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ, प्रोटिस्टा, फंजा एंड प्लांटे। यहाँ पर जो फंजा है उसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, वेयर एज प्लांटे में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ पर अगर प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल में ले लूँ तो वो मोनेरा आएगा। अगर मैं आगे चलता हूँ कि बेटा आगे क्या लिखा है, ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे ये लिखा है कि जो यूकैरियोटिक होता है, जो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, वेयर एज यूकैरियोटिक में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। दोनों में प्रेजेंट है, डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक का जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, और जो यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला है वो काहे से बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। डिफरेंस है, फ्लैजिला क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फ्लैजिला क्या होता है, ठीक है। जस्ट अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि फ्लैजिला हेल्प्स इन मोर्टेलिटी, ठीक है। घूमने फिरने के लिए हमारे भगवान ने हमको 2 पैर दिए हैं, वैसी कुछ सेल्स को भगवान ने या किसी और ने एक फ्लैजिला दिया है, फ्लैजिला लाइक दिस वन स्ट्रक्चर, या बैक्टीरिया मान ले जिसके ऊपर फ्लैजिला लगा है और ये मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जो हिस्टोन प्रोटीन है, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, वेयर एज हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, जिसके वजह से हम यहाँ देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो फॉल्स है, जो क्रोमोसोम है वो फॉल्स है, और यूकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम है वो ट्रू है। अब फॉल्स ट्रू का मतलब क्या होता है, जो क्रोमोसोम फॉल्स है मतलब नेक्ड डीएनए, और नेक्ड डीएनए इन द सेंस हम जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, विदाउट हिस्टोन डीएनए आर कॉल्ड नेक्ड डीएनए, एंड हमने देखा जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर ट्रू क्रोमोसोम है। तो ये अभी एक डिफरेंस की बात कर ली कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हम जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज सेल, देन हमने पढ़ा सेल थ्योरी जो कि श्लीडन एंड श्वान ने दिया था। श्लीडन एंड श्वान का ड्रॉबैक क्या था, और वो ड्रॉबैक सही करने के लिए रोडोल्फ विर्चो साहब आए थे। कब आए थे, 1855 में आए थे। एंड देन हमने ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ा, थोड़ा सा ओवरव्यू में हमने देखा शेप,
साइज, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हम नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अ प्रोकैरियोटिक सेल। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस क्लास। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।